हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। देखिए, कल की जो न्यूज़ थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो पीएससी है या जो व्यापम है, इसका जो एग्ज़ाम है अभी कुछ टाइम के लिए डिले हो गया है ना। मतलब जो लगभग 3 महीने तक अभी एग्ज़ाम नहीं होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये फेक न्यूज़ है। ये न्यूज़ सुनने के बाद कई लोग कह रहे हैं फेक न्यूज़ है, कई लोग बहुत सारे अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि कुछ बच्चे आए थे कल मेरे पास और उनका ये कहना है, इतनी असहजता के साथ वो बोल रहे हुए थे कि मैडम, एडीओ का तो तैयारी नहीं हो पा रहा है अभी, या हम तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें ये है कि अब रिसेंट में वो एग्ज़ाम नहीं होना है, पर हम लोगों ने प्यून का भी पोस्टर, जो होने वाला एग्ज़ाम उसका भी फॉर्म डाला हुआ है। और वो बताते हुए उन लोगों को इतना, मतलब वो इतने हिचक रहे हुए थे कि हम लोग प्यून का फॉर्म डाले हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कोई भी पोस्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर पोस्ट की अपने आप में एक महत्ता होती है, ठीक है। और प्यून वाले पोस्ट को तो मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगी कि उसको आप छोटा लेके चलिए, क्योंकि देखिए उसका जो एग्जाम है वो पीएससी ले रहा हुआ है ना। तो पीएससी, सोचिए, वो सेकेंड क्लास ऑफिसर का जो एग्जाम होता है, पीएससी उसका एग्जाम लेता है और वो अभी एक प्यून का एग्जाम ले रहा है। मतलब आपका अहदा ऐसे उसमें बढ़ जा रहा है कि पीएससी एग्जाम ले रहा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों का ये कहना है कि मैडम अब 25 को उसका एग्जाम होना है, तो हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्यून का कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, या कुछ बच्चों ने स्टार्ट किया भी है। तो क्योंकि वो एडीओ को साथ में लेकर चल रहे हुए थे, तो कुछ कुछ लोग का मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है, जिनको मैथ्स करना ही स्टार्ट नहीं किए हैं, या जिनको मैथ्स आता भी है वो भी उस मैथ्स को भी छोड़ के चल रहे हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है, ठीक है। ये जो जितना आपका टाइम बचा हुआ है, शॉर्ट टाइम, जो पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है उनके लिए तो चलिए अच्छी बात है, पर जो अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, सबसे पहले दिमाग में तो यही चल रहा होगा कि हम क्या पढ़े, क्या छोड़े, कैसे करें, बहुत सारी चीजें। आप पढ़ने भी बैठेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट आएंगे कि हम किस प्रकार से तैयारी करें, कैसे करें। कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है इस टाइम पे, ठीक है। जो प्रेशर होता है उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये कहूंगी कि आप लोग जो है पहले फोकस होइए, दिमाग इधर उधर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप सिलेबस देखिए कि इसमें करना क्या क्या चीज है। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज दिया गया छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब हो गया आपका जीके, ठीक है। और भारत का सामान्य ज्ञान, देखिए इसमें जीके के बारे में बोला गया है, जनरल नॉलेज, जीएस नहीं, जनरल स्टडीज नहीं, ठीक है। तो जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर जनरल स्टडीज आपको बोला गया रहता तो जनरल स्टडीज का मतलब उसको आप लोगों को बहुत डीपली जाना पड़ता, ठीक है। देखिए, एग्जाम पीएससी ले रहे हैं, नो डाउट कि लेवल इतना आपका वो डाउन करके नहीं देंगे। जो क्वेश्चन आएगा उसका लेवल अच्छा ही रहेगा, हालांकि वो प्यून का एग्जाम हो, जिसका भी एग्जाम हो, लेकिन अगर पीएससी ले रहे हैं तो उनका जो एग्जाम, जो क्वेश्चन रहेगा वो कम से कम लेवल अच्छा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रहेगा ना, बहुत ज्यादा लो भी नहीं रहेगा, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन बनना है, तो जनरल नॉलेज का मतलब ये है कि फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, आपको उसमें बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का तो आप लोग ऑलरेडी अभी एडीओ के लिए सबके सब पढ़ रहे हुए थे, ऑलमोस्ट आपको छत्तीसगढ़ से बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि छत्तीसगढ़ को आपने अगर एक रीड लिया है तो उसको धीरे धीरे और रीड लीजिए और उसका एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। अब देखते हैं भारत का सामान्य ज्ञान। तो भारत के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं? टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। मतलब करंट अफेयर्स एक अलग से सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, भूगोल, इतिहास, संविधान एवं राज व्यवस्था। संविधान के अंतर्गत का एक पार्ट है राज व्यवस्था, जिसमें मंत्रियों के बारे में पूछा जाता है, और अभी एकदम ट्रेंड है ना इसका, ये चल रहा हुआ है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। इसके बाद है आपका साइंस और एक है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। तो देखिए, आपके पास अभी इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज को बहुत ज्यादा डील पढ़ते जाइए, है ना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये जो बाकी चीजें हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस और इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के लिए तो आप इसको रिसेंट में पढ़िए। इकोनॉमिक्स का आपको सब्जेक्ट में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो मेनली क्वेश्चन बनेगा करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, ठीक है। जैसे आपका जीएसडीपी हो गया, जीडीपी हो गया, ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप जो है
इकोनॉमिक्स के लिए वही टाइप के क्वेश्चन रेडी करिए। कम से कम आप इससे देखिए 2 से 3 पेज तक में ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो रिसेंट वाले जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपको करंट मिलेंगे बस उसको आप कैरी करिएगा, आपका ये इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं साइंस से। तो साइंस से भी अभी उतना ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आएगा, अगर आएगा भी तो कॉमन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। अब देखते हैं आपका ज्योग्राफी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 5 और भाग 6 को सबसे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, जो क्वेश्चन बनने हैं सबसे ज्यादा भाग 5 और भाग 6 से ही बनता है। और भाग 5 से तो मैं अभी बता ही रही हूँ कि कंफर्म क्वेश्चन आना है। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी राष्ट्रपति वाला चुनाव हुआ है। ठीक है, जिसमें जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो अभी राष्ट्रपति बनी हुई हैं। ठीक, तो यहाँ पे संविधान में भाग 5 जिसमें राष्ट्रपति भी आता है, उपराष्ट्रपति भी आता है और संसद वगैरह भी आते हैं, तो इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप भाग 5 और भाग 6 को कंप्लीट करिए और उसके अलावा उससे रिलेटेड आप MCQ करिए। क्लियर है? क्योंकि आपके पास अभी पूरा टाइम नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के जितने जो अध्याय हैं या जितना पूरा सिलेबस उसको आप कंप्लीट कर पाएँ। तो जो जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो उस पार्ट को आप सबसे पहले कवर करिए। क्लियर है? तो संविधान में अगर देखा जाएगा तो भाग 5 और भाग 6 ये इस टॉपिक को आप क्लियर करिए अच्छे से। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ से स्वविवेक की शक्तियों से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, संसद से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, उससे रिलेटेड जैसे आपका जो समिति हो गया, लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये जो पोर्शन है उसको आप एकदम क्लियर रखिए। उसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला टॉपिक को भी क्लियर रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस बने हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर भाग 6 में देखा जाएगा तो जो विधान मंडल वाला पार्ट है इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। क्लियर है? उसके अलावा आपका राज्यपाल की शक्तियाँ हो गया। तो ये सारी चीज़ को आप अच्छे से कंप्लीट करिए। ये सिर्फ 2 भागों को आपको कंप्लीट करना, उसके अलावा आप इसके MCQ लगाइए। क्लियर है? ये कर लिए आप तो लगभग आपका संविधान से तैयारी हो गया, आप मान के चलिए। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं हम इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में भी अगर देखा जाएगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो चूंकि यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज बोला गया है, न कि जनरल स्टडीज बोला गया है, तो जनरल नॉलेज का मतलब ये होगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट पूछा जाएगा, ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है। तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितने पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके आप एक क्वेश्चन सेट रखिए और उस क्वेश्चन सेट के जितने MCQ हैं आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर है? तो इससे आपका ये इसका भी तैयारी हो जाएगा। ज्योग्राफी का भी वही है कि उसका आप MCQ करिएगा। क्लियर है? तो ये जो पार्ट है इसको आप थ्योरी फॉर्मेट में ना पढ़ के जितना आप MCQ लगाएंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अभी के टाइम पे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं। मुश्किल से आपके पास 40 डेज बचे हुए हैं। तो अभी के डेट में जो तैयारी करने का सबसे सही तरीका है कि आप केवल और केवल उन पोर्शन पे फोकस करिए जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा से रही हुई है। क्लियर है? इसके बाद करंट अफेयर का, जैसे अभी जो हमारे वीडियो में जो करंट डल रहे हुए हैं वो अभी रिसेंट वाले हैं। तो प्यून का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए क्वेश्चन पेपर सेट हो चुका है। ठीक, आप ये इस धोखे पे मत रहिएगा कि एग्जाम के कुछ टाइम पहले क्वेश्चन सेट किया जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन पहले से सेट कर दिया जाता है, उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाता है। ठीक, तो करंट अफेयर जो है आपको इससे पहले वाले टाइम के करिएगा। अभी रिसेंट वाला जो हम डाल रहे हैं ये तो आपके नेक्स्ट और प्यून के अलावा जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए वर्क करेगा, लेकिन इससे पहले के जो करंट है आप एक आध कोई सा बुक रख लीजिएगा और उससे आप इसकी तैयारी करिएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका सामान्य अंग्रेजी। तो सामान्य अंग्रेजी में अगर देखा जाएगा आपको कुछ जो ग्रामर होते हैं वो वाला पार्ट आपको करना रहेगा। ठीक, तो जिनको अगर इंग्लिश अभी टफ लगता है तो वो थोड़ी देर के लिए इंग्लिश को इग्नोर करिए, क्योंकि आप जिन सब्जेक्ट को पहले कर सकते हैं आप उन पे फोकस करिए। जो सब्जेक्ट अगर आपको लेंदी लगता है या जो सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है तो उस सब्जेक्ट का तो अभी फिलहाल अगर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको टेंशन आएगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अभी जो इंग्लिश है इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करिए, और अगर आपको इसको अभी साथ में लेकर के चलना है
तो आपका टेंस हो गया, वॉइस हो गया, ये कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और इससे क्वेश्चन बनना ही रहता है क्योंकि बहुत ईजी रहता है ये। ठीक, तो ग्रामर के भी कुछ कुछ टॉपिक को आप कर सकते हैं, इससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कराया जा रहा है। सामान्य हिंदी जो है इसका आपको एमसीक्यू भी दिया जा रहा है। क्लियर है, तो ये भी तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में ऑब्वियस सी बात है, हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो कुछ कुछ छत्तीसगढ़ी तो हमको आती ही है। उसके अलावा आप एक रेफरेंस बुक रख लीजिएगा छत्तीसगढ़ी का, आए हुए जो क्वेश्चन है उसको आप करते जाइएगा छत्तीसगढ़ी का। ठीक है, बाकी ये छत्तीसगढ़ी से भी अगर देखा जाएगा, क्योंकि ये सुनते रहते हैं अपन, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब स्टूडेंट का सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो चीज है, जिसपे स्टूडेंट सबसे ज्यादा बोल रहे हैं कि मैडम इस पे हम क्या करें, वो है आपका मैथ्स। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है उस पे तो ये डिस्क्राइब ही नहीं किया गया है कि मैथ्स के अंतर्गत वो कौन कौन सी चीजें डालेंगे। क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोगों को जो क्वालिफाई बोला गया है, 8th पास वाले होने चाहिए, उसमें ये बोला गया है। तो हम यहाँ पे सिलेबस का अंदाजा तो कोई लगा ही नहीं सकता कि क्या आना है क्या नहीं आना है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाएगा कि ये पीएससी का एग्जाम है तो पीएससी का लेवल कहीं ना कहीं अच्छा ही रहता है। अब प्योर में बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं देगा ना बहुत ज़्यादा लो भी नहीं देगा। तो नॉर्मल जो जितने जो पीएससी के एग्जाम है जिसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड जितने जो अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जो टॉपिक्स की, उसी टॉपिक्स को मैथ्स का भी आपको करना है। ठीक, तो अब दिक्कत ये हो रही है कि मैडम मैथ्स का तो आता ही नहीं, हम क्या करें, है ना। तो देखिए जैसे कुछ कुछ बच्चे बोले हुए हैं कि मैडम ऑफलाइन क्लास लगा दीजिए ना, कुछ कुछ ना से कुछ तो कर ही सकते हैं, है ना। तो देखिए मैं ये बोलूँगी कि ऑफलाइन क्लास तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं जो है मैथ्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी उसको मैं ऑनलाइन, ताकि जो कुछ बच्चे में ऑफलाइन में जो है कुछ ही बच्चे पढ़ पाएंगे, तो ऑनलाइन में बाकी जो बच्चे जिनको पढ़ना है, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, जिनको मैथ्स करना है, उनके लिए भी ये हो जाएगा, है ना। तो अपन जो है मैथ्स को स्टार्ट कर लेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि मैं इतने कम टाइम पे आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट तो प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगी। क्लियर है, तो मैथ्स में देखिए ये जो है पूरे जो सिलेबस है ये आप पे ही डिपेंड करता है। मैं चाहे आपको कितना भी प्रिपेयर कराऊं, लेकिन डिपेंड आपकी कैपेसिटी पे करता है। ठीक, तो देखिए अगर आप लोग अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो आपके पास मे बी 40 डेज हैं, तो आप अपना टाइम टेबल कम से कम आप 1 मंथ एकदम सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, एक दिन में आपका 24 घंटे होते हैं। आप जो आपका सोने का टाइम है, कई लोग दोपहर में भी सोते हैं और नाइट में भी फुल ऑन सोते हैं, 8 घंटे 9 घंटे ऐसे कई लोगों की हैबिट होती है। तो अभी कम से कम देखिए एक दिन में नहीं बनता है शेड्यूल, मैं मानती हूँ, लेकिन 1 से 2 दिन के बीच आप अपना शेड्यूल अच्छे से बना लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई पे फोकस करना है। बाकी ना आपको घूमना फिरना कहीं भी कुछ नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो कुछ टाइम तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो देखिए जो आपका कई लोग 7 घंटे 8 घंटे सोते, कम से कम उसको अभी कुछ मंथ के लिए 6 घंटा करिए। 6 घंटा नहीं हो पा रहा है, कम से कम उसको अभी 7 रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी आपको इधर उधर दुनियादारी में कहीं ध्यान नहीं देना है। बाकी जो टाइम बचता है आपका उसमें आप सिर्फ पढ़ाई पे रिलेटेड वाली चीजें करिए। जो चीजें आप अगर आप YouTube भी ऑन करते हैं तो ऐसा देखिए, आप भले माइंड फ्रेश करने के लिए 1-2 मिनट के लिए कुछ चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन अभी के डेट पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड वाली चीज़ें आप देखते जाइए। क्लियर है, तो देखिए अगर मैथ्स जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है तो कम से कम वो 4 से 5 घंटा आप मैथ्स को प्रैक्टिस करिए। अगर 5 घंटा नहीं दे पा रहे हैं लेकिन कम से कम 4 घंटा आप मैथ्स को प्रैक्टिस करिए। देखिए मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को 2 फायदे बताती हूँ। एक तो एग्जाम में अगर मैथ्स बन गया तो वो कंफर्म है, आप श्योर हो कि ये बनना ही है, इसका आपको मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीजें मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रहे हुए हैं अगर मैथ्स की, तो वो जो सब्जेक्ट है ये कंसंट्रेशन बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्लियर है, तो मैथ्स में बहुत अगर वीक हैं या अगर नहीं भी हैं तो कम से कम अभी के डेट में आप 4 घंटे मैथ्स को प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यू करते जाइए। ठीक है, बीच बीच में आप रेस्ट भी लीजिए, 10 मिनट का 15 मिनट का ऐसा रेस्ट लीजिए। लेकिन अभी अगर आपने सेक्रीफाइस कर लिया, अभी का टाइम अगर आप फुल फोकस होके पढ़ लिए तो यकीन मानिए आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि देखिए
ये कुछ भी चीज़ें हैं, एक ठानने की देरी रहती है। अगर आपने ठान लिया कि मुझको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो भरोसा होता है ना, जैसे कुछ लोगों का रहता है कि कई लोगों की तारीफ कर दी जाती है ना कॉमनली कि नहीं वो तो अच्छा पढ़ता है, नहीं इनका तो एग्जाम निकलेगा। तो दूसरे के बोलने से कुछ भी नहीं होता है। आपके पास दो बच्चे मिलेंगे, एक बच्चे जो दिन भर बहुत पढ़ाई करते हैं, एक बच्चा जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन जरूरी नहीं है जो दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं अगर, तो उनका एग्जाम निकले ही। एग्जाम तब निकलता है आप पढ़ाई करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम ये चीजें कर सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो चीजें नहीं हो पाएंगी। और ये कॉन्फिडेंस भी तब आता है जब आप सही डायरेक्शन में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कुछ थ्योरी पढ़ा है, अगर आप उसका एमसीक्यू लगाते हैं और वो एमसीक्यू आपसे बनने लगते हैं, तब वहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ या जो पढ़ रही हूँ वो बिल्कुल सही, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर है? तो बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं तो आप लोगों को बता चुकी हूँ, करंट के लिए भी मैं बता चुकी हूँ। एक बचता है मैथ्स। तो मैं मैथ्स में तो आपको ये नहीं कह सकती कि आप जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसका एमसीक्यू लगाइए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं वही रिपीट हो। अगर वही रिपीट होंगे भी, कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे? जैसे व्यापम में है 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट कर भी देते हैं मैथ्स के। पर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ईमानदारी के साथ, तब तक वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। जितने लोग मैथ्स से दूर भागते हैं उनके लिए मैं वही कहूंगी कि एक बार आप पढ़ के तो देखिए, एक बार आप ट्राई तो करिए, आपसे हो पाएगा। आप यकीन मानिए कि हो पाएगा। स्टार्टिंग में होता क्या है, 4 घंटे, जैसे अगर आपको कोई नहीं भी पढ़ा रहा है या सपोज कोई पढ़ा रहा है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको बनाने दिया जा रहा है, तो कई बार होता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऐसा करते करते 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, अब तीसरा भी घंटा आने वाला है। तब माइंड में ये आता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर उस जगह आप सर्वाइव कर पाए, उस जगह आप सोच लिए कि नहीं कैसे नहीं बनेगा, कुछ तो ट्राई करते हैं, आप अपना माइंड यूज करते जाएंगे, आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा और आपके दिमाग में वो चीजें आती जाएगी कि हाँ हमसे बनेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है मैथ्स को, उसके बाद चीजें धीरे धीरे आसान हो जाती है। आप कम से कम 1 सप्ताह ट्राई तो करके देखिए, ये पक्के से होगा। जितने लोगों को मैथ्स से डर लगता है उनको मैं यही कहूंगी, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। जैसे मैं आपको क्लास में बताते जा रही हूँ, आप उससे रिलेटेड आप कोई रेफरेंस बुक ले लीजिएगा और उस टॉपिक को सॉल्व करते जाइए। अगर कुछ डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, कमेंट में आप पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर भी करूंगी। क्लियर है? तो जिनको अगर पढ़ना है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ये चीज़ें कैसी लग रही, क्या लग रही है। अगर आपको पढ़ना है, मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल पढ़िएगा, जिनको पसंद नहीं आता है वो नहीं पढ़ेंगे। कई लोगों को होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टीचर का पढ़ाया हुआ किसी किसी को पसंद आए, हो सकता है किसी को किसी दूसरे टीचर का पसंद आता है। यूट्यूब में ऑलरेडी इतने सारे चैनल बने हुए हैं, तो जिनको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आएगा वो आप लोग कंटिन्यू करिएगा, जिनको नहीं आएगा कोई बात नहीं। आपको अगर दूसरे टीचर्स के पसंद आते हैं तो आप दूसरे टीचर से पढ़िए, लेकिन आपका जो एम है एग्जाम क्रैक करना वो होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप इस टीचर से पढ़ रहे हैं, उस टीचर से पढ़ रहे हैं, चीजें आप जो करना चाह रहे हैं वो होनी चाहिए बस। ठीक है? बाकी आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता। देखिए टीचर में एक, ठीक है मैं मानती हूँ कि क्वालिटी होती है पढ़ाने वाली क्वालिटी की, हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, पर एक ये भी होता है कि अगर टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा जितना ईमानदारी के साथ या जितना अपना 100% देकर टीचर अगर पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के से भी अगर उतना रिस्पांस मिलता है ना, तो टीचर को एक मोटिवेशन मिलती है कि मेरा पढ़ाया हुआ बाकी सब बच्चों को समझ आ रहा है, तो मतलब मैं उस चीज़ को और अच्छे तरीके से करूँ, है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर आपको अच्छा लगता है चीज़ें तो आप रिस्पॉन्स करिए, तो तभी तो मुझे समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं वीडियो में सबको देख पा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तब तक मुझे समझ नहीं आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप क्लासेस कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको इतने में से सिर्फ मैथ्स वाला जो पोर्शन है, क्योंकि हिंदी तो आपको मिल ही रहा है, मैं अभी आपके सिर्फ इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आप लोगों को मैथ्स प्रोवाइड करा सकती हूँ। क्लियर है? और बाकी जो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है, ठीक। तो अपन जो है मैथ्स का स्टार्ट करते हैं। आज जैसे काफ़ी टाइम हो गया है तो कुछ चीज़ें मैं आपको एक आध टॉपिक इसका स्टार्ट कर देती हूँ, फिर कल से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो मैथ्स है इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करें नंबर सिस्टम, ठीक। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं।
आप लोगों का जो सिलेबस है कंप्लीट कराना है, ठीक है, पर उसके चक्कर में ये नहीं ना कि मैं बहुत स्पीड भाग रही हूँ, आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। मतलब मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करवा रही हूँ, बेसिक से आप स्टार्ट करिए, उसको प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें यहाँ पे भाग से, ठीक। तो देखिए जो भाग है इसके लिए सबसे पहले उसका थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं। ये रूल्स जब मैं अभी आपको बताऊंगी, उसके बाद जब उसका क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि उसको रूल्स याद रखना क्यों जरूरी है। क्योंकि भाग तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा वाला भाग तो हम दे ही ले सकते हैं, उसका रूल्स याद रखने की हमको जरूरत ही क्यों पड़ रही है। तो रूल्स याद रखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो रूल से ही उठा के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं, एक से भाग का कोई नियम ही नहीं होता है, एक से भाग का वो सबसे बन जाएगा, ठीक। देखिए दो से भाग, तो दो से भाग का जो नियम है वो ये बोलता है कि जिस भी संख्या का जो इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, ठीक है, 0, 2, 4, 6 और 8, ये इतने जिस भी संख्या के इकाई अंक में दिखेंगे तो वो जो रहेगा वो संख्या 2 से भाग चला जाएगा, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ये बोलता है 2 से विभाज्यता का नियम। जैसे एग्जाम्पल देखा जाएगा 210, तो देखिए इसका यूनिट जो नंबर है, जो लास्ट जो इकाई अंक है, ये क्या है, शून्य है, यहाँ पे भी शून्य है, ठीक है। इसमें देखा जाएगा 2 है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है आप लोगों को, इसमें देखिए 4 है, यहाँ पे भी आपको 4 दिख रहा हुआ है, ठीक। तो पहला जो रूल है 2 से भाग का रूल, वो ये बोलता है कि जिस भी संख्या का जो इकाई अंक होता है उसमें अगर आपको शून्य दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, तो वो जो संख्या है वो पूरी तरह से 2 से भाग चली जाएगी, ठीक है। इसको आप भाग करके देख लीजिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 3 से भाग का नियम। देखिए 2 से भाग का नियम से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 3 से भाग का नियम। तो देखिए 3 से भाग का नियम क्या बोलता है, जितने जो अंक दिए गए रहते हैं, आपको जो संख्या दी गई है उसमें जितने अंक होते हैं, जैसे 2 अंक वाली संख्या होती है, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली, अब वो एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपको कितने अंक का दे, है ना। तो देखिए जितने भी अंक होंगे उनको आपस में आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको 3 से भाग कर देना है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल में है 747 और दूसरा एग्जांपल है 513। तो देखिए यहाँ पे बोल कैसे रहा है, 747 है, अंकों का योग बोला, ये कितने अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली संख्या है, अंकों का योग करना है 7 + 4 + 7, और ये किससे भाग जाना चाहिए, 3 से, ये पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। अगर ये 3 से पूरी तरह से भाग चला जाता है, इसका मतलब ये जो 747 है ये 3 से भाग चला जाएगा, क्लियर है। तो चलिए इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 7 और 7 ऐड कर लीजिए, 7 7 हो जाएगा आपका 14, और 14 4 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18 को किससे भाग करना है, 3 से भाग करना है। ये भाग चला जा रहा है क्या, कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, पूरी तरह से ये भाग चला जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये जो 747 है ये किससे भाग चला जाएगा, 3 से भाग जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 513, अंकों का योग करना है, मतलब हो जाएगा 5 + 1 + 3, ये डिवाइड किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। ऐड कर लीजिए, 5 3 8, 8 और 1 9, 9/3 कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। मतलब ये 3 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा, क्योंकि इनके अंकों का जो योग होता है ये भी 3 से भाग चला जाता है, क्लियर है। ये देखिए आपको ये अभी इजी लग रहा होगा, इसको तो हम ऐसे भाग करके देख सकते हैं, तो जब मैं आगे इसका क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको समझ आएगा कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 4 से भाग का नियम। तो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक का मतलब जो स्टार्टिंग में रहता है, क्योंकि हम इकाई दहाई इधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो इकाई और दहाई, ये अंतिम जो 2 अंक होते हैं या तो 0 0 होना चाहिए या फिर वो 4 से पूरी तरह से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया गया है 74300, तो देखिए इकाई का अंक भी 0 है और दहाई का अंक भी 0 है, मतलब पहला चीज तो इसमें सेटिस्फाई हो गया। अगर 0 0 है मतलब वो 4 से भाग चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है 15712, ठीक। तो इसमें देखिए लास्ट का जो 2 अंक होता है, जैसे ये तो 0 0 होना चाहिए लास्ट का 2 अंक, या तो वो जो लास्ट का 2 अंक है वो 4 से भाग जाना चाहिए। तो 12 4 से भाग चला जाता है क्या, बिल्कुल चला जाता है, 4 × 3 = 12 होता है, ठीक। मतलब ये जो पूरी जो संख्या है
15712 ये 4 से भाग चली जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 4308। तो लास्ट का 2 अंक हमको अलग करना रहता है, 0 और 8 को हमने अलग कर लिया। अब देखिए 0 0 होना चाहिए दोनों अंक, तो दोनों तो यहाँ पे 0 0 नहीं है, एक ही 0 है, कोई बात नहीं। अब चेक करते हैं कि ये 4 से भाग जाता है कि नहीं जाता। तो ये 4 से पूरी तरह से भाग जा पा रहा है, 4 एकम और 4 दूनी 8। ठीक, तो ये जो संख्या ये पूरी की पूरी किससे भाग चली जाएगी, 4 से भाग चली जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 5 से भाग का नियम। तो इकाई अंक में ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग का अंक होता है इसको इकाई अंक बोला जाता है। तो इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ऐसे किसी को ये तो दिक्कत नहीं है ना कि इकाई दहाई स्टार्ट किधर से होता है। देखिए आपको यहीं पे बता देती हूँ मैं, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, स्टार्ट हम इधर से करते हैं। क्लियर है ये। तो इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 है तो ये 5 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 0 है, मतलब ये 5 से भाग चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है तो ये 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है। देखिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप इसको भाग करके क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो अभी ऑलरेडी 8:30 हो चुका है, मुझे भी घर जाना है, घर जाने का टाइम हो रहा है, तो इसीलिए टाइम का थोड़ा सा अभाव है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको इसको डिवाइड करके नहीं दिखा पा रही हूँ। इसको आप खुद डिवाइड करके देख सकते हैं अभी। ठीक है। और देखिए जो डिवीजन मेथड जो है, जो डिवाइड का जो रूल है वो आपका लगभग मैं आपको बताऊंगी, इसमें 13 तक का बताऊंगी। ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो जिससे जिससे क्वेश्चन बनना रहता है वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। उसके बाद जो है इसी से नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम आगे का जो टॉपिक रहेगा उसको कंटिन्यू करेंगे। पर आज जो है मैं आप लोगों को सिर्फ 7 से भाग तक का नियम बता पाऊंगी। ठीक है। बाकी जो है आगे का मैं आप लोगों को कल कंटिन्यू करूंगी। आज की क्लास में थोड़ा सा ही टॉपिक हो पाएगा, पर जितना हो पाएगा उसको आज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब आप उसको नोट डाउन करिएगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। पढ़ने का यही तरीका है, जिस दिन जिस टाइम पे बताया जा रहा है उस टाइम उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वो आपका बर्डन ना बने। ठीक। तो कहाँ तक हुआ था हमारा 5 से भाग का नियम। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 से भाग का नियम। इसको नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, क्योंकि जो संख्या 2 से भाग चली जाएगी और 3 से भाग चली जाएगी, इसका मतलब वो 6 से भी भाग चली जाएगी, क्योंकि 6 का 2 जो गुणज होता है वो 3 होता है और 2 होता है। 2 और 3 ये दोनों किसके गुणज होते हैं, 6 के गुणज होते हैं। ठीक है, गुणनखंड होते हैं। तो ये जो है अगर कोई संख्या 2 से और 3 से भाग चली जाती, इसका मतलब वो 6 से भी भाग चली जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं 7 से भाग का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। तो देखिए 7 से भाग का नियम क्या बोलता है, यदि संख्या के इकाई अंक का दोगुना, ठीक, यदि संख्या के इकाई अंक का दोगुना इकाई अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाग चला जाए। अभी थ्योरी फॉर्मेट में किसी को भी समझ नहीं आया होगा। ठीक है। तो देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। यदि संख्या के इकाई अंक का दोगुना बोला गया, सबसे पहले हमारे पास संख्या 343। ठीक। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका इकाई अंक कौन सा होगा, तो इसका इकाई अंक होगा ये वाला 3। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इकाई अंक का दोगुना मतलब ये जो 3 है इसका आप दोगुना करेंगे, मतलब 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, फिर क्या बोला गया, इकाई अंक को छोड़ने पर बनी संख्या, तो इस 3 को हम हटा देंगे। अब क्या बच गया हमारे पास 34, उसमें से जो दोगुना किए उसको घटाएंगे और उसको 7 से भाग देंगे। ठीक, आप एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ आएगा। देखिए इकाई अंक को हमने अलग कर दिया है, 34 बचा इकाई अंक, मतलब 3 को अगर अलग कर देंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 34 बच रहा है, माइनस इकाई अंक का दोगुना। ठीक है, तो इकाई अंक का दोगुना मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया आपका इकाई अंक निकल गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, उसको घटाना किस में है, शेष बची संख्या में घटाना है। तो शेष कितनी संख्या बची है, 34 बची हुई। तो देख लीजिए ये जो 34 है इसमें से हमने जो इकाई अंक का दोगुना किया है इसको घटा देते हैं। तो 34 में हम अगर 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 28 बचेगा। अब ये जो 28 है इसको हमको किससे भाग करना है, 7 से भाग करना है। अगर ये 28 7 से पूरी तरह से भाग चली जाती है, मतलब ये जो संख्या दी गई है 343, ये भी 7 से भाग चली जाएगी। ठीक है,
तो देखिए ये 28 7 से भाग चला जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 7 चौके 28, मतलब 343 एक ऐसी संख्या है जो 7 से पूरी तरह से भाग चली जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिर्फ 7 से भाग तक का रूल बताऊंगी। आगे की क्लास में हम वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। ठीक, तो देखिए अब मैं इतने जितने आपको रूल्स बताई हुई हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ठीक है, देखिएगा इसका जो क्वेश्चन रहता है वो उसका सॉल्यूशन उसके जो ऑप्शन है उस पर डिपेंड करता है। आपको ऑप्शन में जो जो संख्या दी गई रहती है उसको